नमस्कार साथियों, हिंदुस्तान एकेडमी पर मैं सेना पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज हिंदुस्तान एकेडमी पर एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है जो है भारत का इतिहास। क्या है भारत का इतिहास? भारत के इतिहास के बारे में हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस को कंप्लीट करवाएंगे और प्रश्नोत्तर और उनकी व्याख्या सहित आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। क्या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? इससे पहले हम ये जान लेते हैं विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल कौन थे? क्रांतिकारी। क्या? क्रांतिकारी विचारों के जनक। और इन्होंने एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका स्टार्ट की जिसका नाम था न्यू इंडिया। क्या नाम था? न्यू इंडिया। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक कौन थे? इन्होंने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज्य की मांग करने वाला प्रथम व्यक्ति था। क्या? पूर्ण स्वराज्य की मांग करने वाला प्रथम व्यक्ति था। और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक को महात्मा गांधी ने भारत का आधुनिक निर्माता कहा है। बाल गंगाधर तिलक ने कारावास में रहते हुए गीता रेशियो एक रचना लिखी जो थी गीता रेशियो। वो भगवत गीता के कर्म योग के बारे में संपूर्ण जानकारी हमें गीता रेशियो में जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई है। और इन्होंने और क्या काम किया था? एक समाचार पत्रिका भी स्टार्ट की थी, वो थी केसरी समाचार पत्र। क्या थी? केसरी समाचार पत्र। और महाराष्ट्र पुणे में एक स्कूल स्थापित की थी जिसका नाम क्या था? न्यू इंग्लिश। क्या नाम था? न्यू इंग्लिश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महादेव गोविंद रनाडे, ये कौन थे? ये अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों के समय में न्यायाधीश थे। भारत के न्यायाधीश थे। अंग्रेजों के समय में भारत के न्यायाधीश थे और एक लेखक भी थे और समाज सुधारक भी हम इन्हें कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने समाज में जाति व्यवस्था, बाल विवाह जैसे कि विरोध किया और महिलाओं की शिक्षा की व्यवस्था की, विधवा विवाह की स्टार्ट करवाने की का मुद्दा उठाया। और आते हैं गोविंद कृष्ण गोखले। ये कौन थे? गोविंद कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे जिन्होंने कब स्थापना की थी इनकी? 1905 में। कहाँ की थी? महाराष्ट्र में। कहाँ की थी? महाराष्ट्र पुणे में। और इसका उद्देश्य क्या था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? कि समाज के कल्याणकारी कार्यों के लिए विभिन्न जातियों और धर्मों को शिक्षित करना, उन्हें प्रशिक्षण देना और उन्हें एकजुट करना था। क्या था? समाज में कल्याणकारी कार्यों के लिए विभिन्न जातियों और धर्मों को एकजुट करना व प्रशिक्षण देना था। ठीक है, प्रशिक्षण देना था। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उस यूरोपीय शक्ति की पहचान करें जिस स्थान पर शिवाजी ने तोहफे और गोला बारूद प्राप्त किए थे। वो व्यक्ति कौन था जिसे शिवाजी को गोला बारूद प्राप्त किए थे, तोहफे? तो हम सबसे पहले पुर्तगाली के बारे में बात करते हैं। पुर्तगाली ये यूरोपीय जाति थी। ये भारत कब आती है? 17 मई 1498 को भारत आती हैं। कौन आता है सबसे पहला व्यक्ति? वो कौन था? वास्को डी गामा। कौन था?
वास वास्को डी गामा, जो समुद्र मार्ग की खोज की तलाश में निकला था, समुद्र मार्ग की खोज की तलाश में निकला था, ठीक है, ताकि भारत के साथ व्यापार कर सके। जब ये भारत आता है तो भारत में गरम मसाले बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में उत्पादित होते थे, तो वहाँ से भारत से गरम मसाले लेकर वापस यूरोप जाता है और वहाँ बेचता है, तो 60 गुना इसको फायदा होता है। तो उस उद्देश्य से ये वापस भारत में 1502 में आता है और भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति मांगता है। और पुर्तगाल के बाद कौन आता है? डच आते हैं। पुर्तगाल के बाद डच जाति आती हैं भारत में व्यापार के उद्देश्य से। कौन आता है सबसे पहले? कार्लेलिस, ये हस्तमान, ठीक है। और ये भारत से व्यापार अपनी कंपनी स्थापित करने की अनुमति मांगता है और इन्हें मिल जाती है। और ये सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित करता है? मछलीपट्टनम। कहाँ स्थापित करता है? मछलीपट्टनम, ठीक है। कब करता है? 1602 में, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब आते हैं अंग्रेज भारत में। अंग्रेज भारत में 1602 में आते हैं, लेकिन उस समय व्यापार या सरकार से इन्हें अनुमति नहीं मिलती है। तो उसके बाद जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो राजदूत के रूप में भारत में आता है और जहांगीर से इन्हें व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो जाती है और ये सूरत में सबसे पहले अपनी कंपनी स्थापित करता है, ठीक है। उसके बाद में सबसे लॉर्ड फ्रांसीसी लोग आते हैं और ये भी भारत से व्यापार करने की उद्देश्य से आते हैं और ये भी सूरत में अपनी फैक्ट्री, सबसे प्रथम फैक्ट्री स्थापित करते हैं। फिर धीरे धीरे अंग्रेजों का शासन बढ़ने लगा और अंग्रेजों ने इन जातियों के साथ युद्ध के माध्यम से इन्हें भारत से भगा दिया और भारत में अधिकार करने लग गए, ठीक है। तो इसकी शिवाजी को तोहफे और बारूद किसने प्राप्त किए थे? पुर्तगालियों ने, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसने किया था? किसने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, और क्यों कहा था? तो हम इससे पहले बात करने से पहले हम राजा राम मोहन राय के बारे में बात कर लेते हैं। राजा राम मोहन राय का जब भी नाम आता है तो हमें समाज कल्याण के बारे में याद आता है। इन्होंने समाज कल्याण के बारे में विभिन्न काम किए थे, जैसे बाल विवाह, महिलाओं की शिक्षा के बारे में और छुआछूत, अंधविश्वास, जाति व्यवस्था का अंत किया था इन्होंने और महिलाओं की शिक्षा की व्यवस्था की थी इन्होंने। और क्या काम किया था? इन्होंने एक ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। कब की थी? 1828। और क्या क्या था? आत्म सभा की भी स्थापना की थी इन्होंने। वो कब की थी? 1815 में की थी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अरविंदो घोष, ये कौन था? इसने वंदे मातरम समाचार पत्र लिखा था। स्वामी विवेकानंद कौन थे? ये एक ब्रह्मचारी व्यक्ति थे। कहते हैं कि ये जब विदेश में गए तो एक महिला ने इन्हें कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे आपका जैसा पुत्र चाहिए। तब इन्होंने कहा कि मैं आपसे विवाह तो नहीं कर सकता, लेकिन आपकी ये पुत्र की कामना पूरी कर सकता हूँ, आप मुझे अपना पुत्र बना लीजिए, ठीक है। इन्होंने स्वामी विवेकानंद ने कहा था। तब उन्हें विदेश में भी इनकी खूब प्रशंसा हुई थी। और स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में शिकागो सम्मेलन जो धार्मिक सम्मेलन था, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जिसे हिंदू धर्म को विदेशों में प्रचार प्रसार किया था, ठीक है।
और क्या क्या था, स्वामी विवेकानंद ने और काम क्या किया था, रामकृष्ण रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी इन्होंने की थी। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था कि वेदों की ओर लौटो। क्यों कहा था? क्योंकि वेदों में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें महिलाओं की उच्च स्थिति देखते हैं, महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार प्राप्त थे, महिला भी शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, महिलाओं को भी धार्मिक काम कर्म कांड करने का अधिकार थी, सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। इसीलिए इन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है। भारत के राष्ट्रवादी नेता द्वारा साइमन कमीशन बहिष्कार कर दिया गया। क्यों? भारतीय राष्ट्रवादियों के द्वारा साइमन कमीशन को बहिष्कार क्यों किया? इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि साइमन कमीशन आखिर है क्या। 1919 के अधिवेशन में, क्या 1919 के अधिवेशन में ये प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष के बाद, क्या 10 वर्ष के बाद एक संवैधानिक आयोग का गठन नियुक्ति की जाएगी या गठन किया जाएगा, जिसमें यह देखा जाएगा कि भारत में जो संविधान चल रहा, जो नीतियां संविधान चल रहा है वो किस हद तक सफल है या नहीं है। इन सब का मूल्यांकन करने के लिए साइमन कमीशन एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन हुआ यूं कि कॉल 10 वर्ष के बाद का किया गया था, लेकिन 2 वर्ष पूर्व ही साइमन कमीशन की स्थापना कर दी गई, जिसमें भारतवासियों ने घोर विरोध किया था। क्योंकि इसमें साइमन अध्यक्ष था, तो साइमन समेत 7 अध्यक्ष थे, वो सभी अंग्रेज थे। क्या वो सभी अंग्रेज थे? सातों के साथ अंग्रेज थे, इसलिए इसको सवेत कमीशन भी कहते हैं, इसको सवेत कमीशन भी कहते हैं। ठीक है। जब इलाहाबाद मद्रास में कब 27 दिसंबर 1927 को मद्रास में कांग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशन आता है, तो उसकी अध्यक्षता कर रहे M.A. अंसारी ने साइमन कमीशन को पूर्ण बहिष्कार करने का निर्णय लिया। ठीक है। और इलाहाबाद में कब 11 दिसंबर को 1927 में इलाहाबाद के सर्वदलीय आयोग ने इसको बहिष्कार करने के लिए निर्णय लिया, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय लोग नहीं थे। ठीक है। तो अब हम समझते हैं उन लोगों की ये केवल उन्हें लगा कि ये केवल दिखाया गया है। आयोग के सभी सदस्य, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, सभी सदस्य अंग्रेज थे। आयोग के सदस्य, हमने इतना पढ़ लिया, हमें सीधा ये पता चल गया कि आयोग के सभी सदस्य कौन थे? अंग्रेज थे। भारत का एक भी सदस्य उसमें शामिल नहीं था। ठीक है। इसीलिए भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने इसका बहिष्कार किया था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में स्वीकार किया? किसने स्वीकार किया था? हम उससे पहले पढ़े लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय भारत के प्रथम वायसराय थे। ठीक है। और जब लॉर्ड डलहौजी की बात आती है तो लॉर्ड डलहौजी ने भारत के लिए कुछ अच्छे काम भी किए और कुछ बुरे काम भी किए। इसीलिए अच्छे काम इन्होंने ये किया कि पोस्ट ऑफिस की स्थापना की, रेलवे की शुरुआत की और भारतीय सैन्य प्रशासन में सुधार किया, जमीनों उर्वरक जैसे खाद नए बनाने की तकनीक डलहौजी की ही थी। लेकिन इन्होंने एक हड़प नीति जो क्या थी, जिन राजा का उत्तराधिकारी नहीं होता था वो साम्राज्य अंग्रेजों के अधीन आ जाता था। इसी से इन्होंने जैसे नागपुर, अवध, झांसी हड़पे थे।
या जासी हड़पे थे, ठीक है। और डिसरायली ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में स्वीकार किया, और ये यूके देश के 2 बार प्रधानमंत्री के पद पर भी रहे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लिच्छवी द्वैत किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या काम किया? गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी, और काम किया गया था, इन्होंने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। किस पर्वत से? राजनीतिक कूटनीति के उद्देश्य से लिच्छवी रानी कुमार देवी से विवाह किया था, जिसे इन्हें राजनीतिक में बहुत फायदा हुआ था, और जिसे प्रभावित होकर इन्होंने अपने सिक्कों पर जिन्होंने अपने सिक्कों पर लिच्छवयंत और कुमार देवी की आकृतियां भी अंकित करवाई थी, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो मतलब ये तो वाका जवाई हो गया, ठीक है। फिर आता है समुद्रगुप्त ये भी बहुत प्रभावित हुआ, इसीलिए इसने लिच्छवी द्वैत की उपाधि धारण की थी। और समुद्रगुप्त के काल में एक महान कवि था। कौन था? हरिसेन। महान हरिसेन था, जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में हर एग्जाम में एक सवाल तो जरूर बनता है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान लगा के सुन। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में हम बात करते हैं तो इसकी भाषा क्या थी? भाषा संस्कृत थी। और शैली क्या थी? चंपू शैली। क्या? चंपू शैली का क्या तात्पर्य होता है? कि जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाए। और लिपि कौन सी थी इसकी? हम लिपि की बात करते हैं तो ये ब्राह्मणी लिपि थी, ठीक है, ब्राह्मणी लिपि थी। और स्कंदगुप्त वह व्यक्ति था जिन्होंने हुणों के आक्रमण का सामना किया और उन्हें पराजित किया था, ठीक है। और स्कंदगुप्त के काल में सूरदर्शन झील की मरम्मत करवाई गई थी। और इन्होंने क्या कहा? ये हुणों के हमें सूचना कहाँ से मिलती है? भीतरी अभिलेख से। जो हुणों को हराया था भीतरी अभिलेख से मिलती है, ठीक है, अभिलेख से मिलती है। अब आता है कुमारगुप्त। ये कौन था? इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिनके प्रथम संस्थापक भी रहे थे। इन्होंने अपने मुर्दा पर गरुड़ और मयूर का अंकन करवाया था, अपने नाम के सिक्के ढलाए थे, ठीक है। और काम क्या किया था इन्होंने उपाधि धारण की थी। कौन सी? अश्वमेघ महेंद्र। क्या? अश्वमेघ महेंद्र द्वितीय जैसी इन्होंने महेंद्र द्वितीय जैसी उपाधि इसने धारण की थी, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा? और कुमारगुप्त ने क्या किया था? मित्र राष्ट्रों के आक्रमण का सामना किया था, जिसका उल्लेख भीतरी अभिलेख में मिलता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। गंधर्व कला विद्यालय किस नाम से जाना जाता है? इस नाम से जाना जाता है बौद्ध रोमन कला, द्रविड़ रोमन कला, ग्रीको रोमन कला, या ग्रीको रोमन और बौद्ध कला, ठीक है। ये इससे ग्रीको रोमन बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्र संघ की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? नागरिक स्वतंत्र, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे, और इन्होंने ये राष्ट्रपति के पद पर भी कार्यरत रहे थे। और संविधान निर्माण में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
और पीएम सबसे पहले प्रधानमंत्री भी बने थे। और पंचवर्षीय योजना, क्या पंचवर्षीय योजना योजना शुरू कर रहे थे कब? 1954 में। कब? 1954 में चीन के साथ समझौता क्यों किया पंचवर्षीय योजना का? क्योंकि तिब्बत पर, क्यों पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? क्यों किया था? क्योंकि उन्हें भारतीय लोगों को तिब्बत के साथ व्यापार करना था, इसलिए पंचवर्षीय योजना कर रहे। तो अगर तिब्बत के साथ व्यापार करना था तो चीन के साथ क्यों समझौता किया? क्योंकि तिब्बत चीन के अधीन था। ठीक है, ओके। फिर आता है सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इन्होंने जापान में हिटलर से भी मिले, स्वतंत्र संग्राम के समय जापान में हिटलर से मिले और उनसे सहायता मांगी। और क्या काम किया था? जापान में इन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था सुभाष चंद्र बोस ने। और जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने सबसे प्रथम जापान में दिया था। ठीक है, तो नागरिक स्वतंत्र संघ की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब ब्रिटिश दिल्ली भारत की राजधानी बनी तब वाइसरॉय कौन थे? तो भारत दिल्ली राजधानी कब बनी थी? 1911 में, जब जॉर्ज पंचम के द्वारा कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। और इनका दिल्ली में कार्य 1912 में स्टार्ट हुआ था। यहाँ दिल्ली में स्थानांतरित करने का क्या कारण था? दो कारण थे। एक तो बंगाल विभाजन और दूसरा था 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम अधिवेशन। ठीक है, और उस समय वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड हॉर्डिंग। आगे चलते हैं। प्रत्यार वंश का सबसे महान राजा कौन था? वत्सराज, नागभट्ट सेकंड, दत्तीदुर्ग या मिहिर भोज। वत्सराज के बारे में हम बात करते हैं तो इन्होंने मांडी वंश को पराजित किया। और क्या किया? बंगाल के धर्मपाल को भी पराजित किया। और किस नाम से? रण हस्तिन नाम से प्रसिद्ध भी हुए थे। नागभट्ट द्वितीय ने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी और अपनी राजधानी को कनौज स्थानांतरित किया था। कनौज में अपनी राजधानी को बनाया था। और क्या काम किया था? अरब के आक्रमण को रोके रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मीर भोज प्रत्यार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है क्योंकि इसने त्रिपक्षीय युद्ध जो 100 वर्षों से चला आ रहा था वो समाप्त हो गया और प्रत्यार वंश की इसमें जीत होती है। और इसने युद्ध में सभी भारत के उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में सब जगह इन्होंने अपना राज साम्राज्य स्थापित कर लिया था।
चलते हैं आगे। जलियांवाला घटना कहाँ हुई थी? जलियांवाला घटना पहले जानते हैं कि जलियांवाला घटना है क्या आगे। जलियांवाला हत्याकांड 10 अप्रैल 1919 को जब पंजाब के लोकमान्य नेता किचलू, डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया था। डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया था तो इनके विरोध में एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला जा रहा था तो पुलिस ने उस पर गोले चलाना शुरू कर दी। तो उनमें निर्दोष आंदोलनकारी मारे गए। इसका विरोध करने के लिए 13 अप्रैल को 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे तो उन लोगों पर डायर ने बिना कुछ सूचना के सीधा गोले बरसाना शुरू कर दिया, जिससे करीबन 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ये भारत नेताओं के लिए एक बहुत ही दुखद भरी घटना थी, जिसे क्रांति का रूप ही चेंज कर दिया। फिर सरकार को इसकी जांच करने के लिए कहा गया। तो फिर ज्यादा दबाव पड़ने पर हंटर कमेटी की स्थापना की गई। क्या हंटर, यहाँ लिख देती हूँ, हंटर कमेटी की स्थापना की गई। उसमें यह निष्कर्ष निकाला, जब रिपोर्ट तैयार होकर आई तो उसमें कहा कि भीड़ बेकाबू हो गई थी, उसे नियंत्रित करने के लिए गोले चलानी पड़ी। इसका कोई औचित्य नहीं रहा। उन्हें और डायर को अंग्रेजों द्वारा सम्मानित भी किया गया था। तो ये कहाँ थी? अमृतसर में। तो ये दुखद भरी घटना कहाँ होती है? अमृतसर में। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान अंग्रेजों ने किया। कब किया था? सेकेंड विश्व युद्ध में। जब सेकेंड विश्व युद्ध में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस गांधी जी द्वारा 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि भारत पर अंग्रेजों के अधिकार से मुक्त कराना था। क्योंकि भारत पर जापानियों का युद्ध का खतरा मंडरा रहा था। इसका कारण एक ही था कि अंग्रेजों का भारत पर अधिकार था। इसी कारण जापान ने भारत पर हमला करने की आकांक्षा पर थे। इसलिए महात्मा गांधी ने ये आंदोलन छेड़ा, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के लिए आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने की थी। और एनी बेस्टन ये कौन थी? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है। और गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई बार इनको नेतृत्व करते हुए इन्हें गिरफ्तार भी किया गया। हर्ष ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया। हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की और पहले कहाँ थी? जब हर्ष का राज्याभिषेक हुआ तब उन्होंने अपनी बहन राजश्री को
सती होने से बचाया और उसको कनौज लेके आ गया, और फिर उसकी संरक्षण के लिए वो खुद नियुक्त, उन संरक्षण की अपनी खुद ड्यूटी निभाई, इसीलिए वह थानेसर से कनौज आ गया। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाने वाले प्रथम मुस्लिम कौन थे? मौलाना आजाद, मोहम्मद अली, बदरुद्दीन तैयब जी, शाह अली उल्लाह। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ये कितने नंबर पर थे? तीसरे नंबर पे थे। ठीक है। मौलाना आजाद ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, ये सबसे कम उम्र में, इनकी सबसे कम उम्र थी, और इन्होंने शिक्षा मंत्री के पद पर भी, ये जब भारत आजाद हुआ था तो इन्होंने शिक्षा का जिम्मा अपने सिर पर लिया था। ठीक है। इसी के साथ आज के हमारे सवाल कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे पढ़ाए गए सभी सवाल समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके डाउट को दूर करूँगी। इसी के साथ नमस्कार।